हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर एस सर और मैं एडवोकेट राम शिरोमणि यादव। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं सेक्शन 19 की धारा 19 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 19 के बारे में हम बात कर रहे हैं। और धारा 19 की ये पहली लेक्चर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ। हम बात कर रहे हैं धारा 19 की। धारा 19 उन व्यक्तियों के बारे में व्यवस्था करती है, उन व्यक्तियों की बात करती है जो व्यक्ति स्वीकृति तो देते हैं, मुकदमे में साक्ष्य तो देते हैं, लेकिन वे व्यक्ति मुकदमे में शामिल नहीं होते हैं, कहीं तरह से पार्टी नहीं होते, वादी या प्रतिवादी नहीं होते। ऐसे व्यक्तियों के साक्ष्य को धारा 19 के अंतर्गत न्यायालय एक्सेप्ट करती है। और अगर लिखित में बात करें हम, जो कहती है सेक्शन, तो उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी स्थिति को वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जा सकती है या साबित की जानी चाहिए, ऐसे व्यक्तियों की स्वीकृति के बारे में धारा 19 व्यवस्था करती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो मानते हैं कि कोई व्यक्ति है खा, और खा के लिए खा ने अपने कुछ मकान को किराए पर दे रखा है, और का को इस वसूली के लिए लगाता है कि किराए की वसूली का के द्वारा की जाएगी। ये काम मकान खा का है और उसे ही पैसा वसूलना चाहिए, लेकिन खा पैसे ना वसूल कर का को इस बात के लिए लगाता है कि जो भी किराया होगा मकान का वो का के द्वारा वसूला जाएगा। अब का की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रत्येक व्यक्ति के जो किराएदार है उसके यहाँ जाए और किराया वसूले। का के ऊपर वाद लाता है, खा जो है वो का के ऊपर वाद लाता है, और वाद इस बात का लाता है क्योंकि का ने जिम्मेदारी ली थी कि मैं भाड़े को वसूल कर लाऊंगा। एकदम सरल भाषा में मेरा प्रयास रहता है कि लॉ को समझाया जाए और लॉ को एकदम सरल से सरल भाषा में तोड़ कर बताया जाए, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज बहुत हार्ड है और जल्दी से समझ में नहीं आती है पढ़ने के बाद भी। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाऊं, और वही मैं प्रयास कर रहा हूं। अगर कोई दिक्कत आपको तब भी महसूस होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि यहाँ ये बात आपको नहीं समझ में आई है, या किसी और भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहें जो कानून से संबंधित है तो आप कमेंट कर सकते हैं। खा का मकान था और का ने जिम्मेदारी ली थी कि वो किराए को वसूल के लाएगा। अब खा ने का के ऊपर एक मुकदमा किया है, एक वाद लाया है न्यायालय में। का कहना है कि खा ने जो है गा से किराया नहीं वसूला है। कोई किराया है जो गा को दिया था खा को, और उसने नहीं दिया है। मतलब गा जो किराएदार है और खा जिसका मकान है, और गा जिसने ये जिम्मेदारी ली थी कि वो किराया ले आएगा, उसने गा से किराया वसूल कर नहीं लाया है। इस चीज़ का वाद न्यायालय में लेकर आता है खा, क्योंकि खा का मकान है और उत्तरदायी का की थी कि वह लेके आए किराया, और उसने नहीं लाया, तो वो का के ऊपर एक वाद लेकर आता है। का कहता है कि गा द्वारा कोई किराया देय नहीं है। जब न्यायालय में बात आती है तो का के द्वारा ये कहा जाता है क्या को कि ये जिम्मेदारी थी कि वो गा से वसूल कर लाए किराया, तो का इस बात को न्यायालय में कहता है कि गा ने अपना सारा किराया दे दिया है और कोई भी किराया गा से बाकी नहीं है, जबकि गा कहता है कि उसे का को किराया देना था, अभी उसने किराया नहीं दिया है। अब यहाँ तीन व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसका मकान है, दूसरा जिसने किराया लिया लेने की जिम्मेदारी ली है, और तीसरा व्यक्ति जिसको किराया देना है। अब का का कहना है कि उसने किराया ले लिया है, किसी के ऊपर कोई किराया बाकी नहीं है, जबकि खा का कहना है कि गा के द्वारा दिया गया किराया अभी उसको प्राप्त नहीं हुआ है और उसने गा से किराया नहीं लिया है। का कहता है कि उसने सबसे किराया ले लिया है। अब इन दोनों के बीच में एक तीसरा पर्सन आ जाता है जो पार्टी नहीं है, गा।
और वो कहता है कि उसने किराया नहीं दिया है, अभी उसे किराया देना है। गा कहता है कि उसे का को किराया अभी देना है। ये का के विरुद्ध स्वीकृति है और का के विरुद्ध इस साक्ष्य को न्यायालय धारा 19 के अंतर्गत एक्सेप्ट करती है। का को अबद्ध करती है कि वो खा से किराया वसूले या फिर जो भी जिम्मेदारी बनती है का की गा के प्रति वो उसका निर्वहन करे, क्योंकि उसने कह दिया है कि उसने अभी तक किराया नहीं दिया है। अब यहाँ वाद था खा और का के बीच, पर यहाँ गवाही कौन दे रहा है? गा दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो मुकदमे में पक्षकार न होते हुए भी गवाही दे रहा है और उसकी गवाही का के विरुद्ध स्वीकृति होगी धारा 19 के अंतर्गत। अभी तक हमने पढ़ा था धारा 18 तक कि जो पक्षकार हैं, जो वादी हैं या प्रतिवादी हैं, उनकी गवाही न्यायालय एक्सेप्ट करती है। अब हम बात कर रहे हैं धारा 19 में। धारा 19 हम कह सकते हैं कि अपवाद है इस बात का। कार्यवाही से भिन्न कोई व्यक्ति जो कथन करता है किसी पक्षकारों के विरुद्ध, वो सुसंगत होता है धारा 19 में। और अगर हम कहें तो यह धारा जो है इस सिद्धांत का अपवाद है कि बाहरी व्यक्ति कोई मुकदमे में साक्ष्य नहीं दे सकता है। और धारा 20 भी जब हम आगे पढ़ेंगे, अगली लेक्चर हमारी धारा 20 होगी और यही 19 की लास्ट लेक्चर होगी, तो धारा 20 में भी हम यही देखेंगे कि वह भी धारा 19 और 20 दोनों इस बात का अपवाद हैं कि कार्रवाई से भिन्न व्यक्ति के कथन पक्षकारों के विरुद्ध सुसंगत नहीं होते हैं। कैसे सुसंगत होते हैं, इसे धारा 19 और 20 में हम जानेंगे। इस धारा में मुकदमों से बाहर के व्यक्तियों के कथन पक्षकारों के विरुद्ध ग्राह्य होते हैं और सुसंगत होते हैं। वे व्यक्ति जो मुकदमे में बाहर हैं, पक्षकार नहीं है, ना वादी है ना प्रतिवादी, उनके कथन ग्राह्य होते हैं, न्यायालय ग्राह्य करता है। जब कोई पक्षकार अपनी जिम्मेदारी किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को सौंपता है और जो मामले का बाहरी व्यक्ति है वो पक्षकार नहीं है, ऐसे बाहरी व्यक्ति की स्वीकृति पक्षकार की स्वीकृति के बराबर होती है और न्यायालय धारा 19 के अंतर्गत इसको एक्सेप्ट करती है। कोई जमीन है, समझते हैं उदाहरण से, कोई जमीन है जो बंधक है और कई लोगों ने मिलकर उस पर ऋण लिया है। तो अगर बंधक है जमीन, कई लोगों की जमीन है और सभी लोगों ने मिलकर उसको बंधक बनाया है और उस पर ऋण लिया है, तो इस मामले में सहबंधकदार के विरुद्ध साक्ष्य ग्राह्य होगा। एक बंधकदार के विरुद्ध दूसरे बंधकदार द्वारा कही गई बातें या एक व्यक्ति द्वारा उस सारे लोगों में जिन्होंने बंधक दिया है कही गई बातें सारे लोगों के लिए एक्सेप्ट होंगी। इस तरह से धारा 19 ऐसी व्यवस्था करती है कि बाहरी व्यक्तियों द्वारा भी जो वाद के पक्षकार नहीं हैं, वे जो है आकर बात अपनी न्यायालय पर कह सकें। धारा 19 और 20 इसी की व्यवस्था करती है। जहाँ हम बात कर रहे थे पिछले उदाहरण की, जहाँ पर मकान का किराया वसूलने से संबंधित मैंने बताया, वहाँ पर अगर हम बात करें तो गा का दायित्व जो है वो साबित करने पर ही का के दायित्व को साबित किया जा सकता है। और अगर गा देने के लिए तैयार है धनराशि, तो निश्चित रूप से का द्वारा ये कहा जाना कि पैसे की वसूली नहीं की गई है या अभी तक जो है किराया नहीं वसूला गया है खा के द्वारा, ये सही माना जाएगा। गा का दायित्व का के विरुद्ध साबित होना आवश्यक है, लेकिन गा द्वारा किया गया कथन तभी स्वीकृत माना जाएगा जब वह ऐसे समय में किया गया हो जबकि उसका दायित्व अस्तित्व में रहा हो। जब वो ऐसे कथन करता हो कि जब उसका दायित्व अस्तित्व में रहा हो, तभी ऐसे कथन को माना जाएगा। इससे संबंधित अगर सारे मुकदमों की बात करें तो यदि दायित्व की समाप्ति के पश्चात कोई भी कथन किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वो कोई महत्व नहीं रखता है, न्यायालय उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और इस धारा में वर्णित व्यक्ति का कथन तभी स्वीकृत माना जाएगा जब वह धारा 17 द्वारा उपदर्शित अपेक्षाओं की पूर्ति करता हो। धारा 17 में जिस तरह के एविडेंस की बात कही गई है उसकी जब पूर्ति करता हो तभी उन्हीं व्यक्तियों की गवाही न्यायालय धारा 19 के अंतर्गत मानेगी। जहां तक बात धारा 17 की है तो मैंने बताया धारा 17 स्वीकृति को परिभाषित करती है। पिछली वीडियो में मैंने बताया है धारा 17 को।
और यह धारा 19 है। तो अगर आपने धारा 17 नहीं देखी है तो प्लीज़ धारा 17 देख लीजिए, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगी ये वीडियो या सेक्शन, ज़्यादा आपके समझ में आ जाएगी। धारा 19 ऐसे व्यक्तियों के बारे में है जिसकी स्थिति विवादक तथ्य हो, चाहे वह स्वयं कार्रवाई में पक्षकार हो अथवा ना हो। कोई व्यक्ति, मैंने बताया था साक्ष्य अधिनियम शुरू करने से पहले ही कि साक्ष्य में केवल वही ग्रह होते हैं सब जो या तो विवादक तथ्य हो या सुसंगत तथ्य हो, इन्हीं बातों को ग्रह करती है न्यायालय साक्ष्य के रूप में। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि विवादक तथ्य हो, चाहे वो व्यक्ति कार्रवाई का भाग हो, कार्रवाई का पक्षकार हो चाहे ना हो, लेकिन अगर उसके तथ्य विवादक तथ्य हैं तो निश्चित रूप से उसकी गवाही को धारा 19 के अंतर्गत न्यायालय सुनेगी, रिकॉर्ड करेगी, एक्सेप्ट करेगी और निर्णय में उसका विशेष महत्वपूर्ण योगदान होगा। खा यह कहता है कि गा पर कोई लगान बाकी नहीं है। अब खा को ये जिम्मेदारी थी कि वो गा से पैसे वसूल करे, का मकान था। अब खा यह कहता है कि गा पर कोई लगान या कोई किराया बाकी नहीं है। गा का यह कथन कि लगान अभी उस पर बाकी है पूरी तरह से ग्राह्य है, न्यायालय एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि गा जिसके ऊपर जो वसूलने की जिम्मेदारी गा की थी, और जब गा कह रहा है कि इस पे ऊपर कोई भी बकायेदारी नहीं है, और जिसे देना है पैसा, बकायेदार जिसको का कहता है गा को, वो कह रहा है कि नहीं मुझे पैसे देने हैं, मैं अभी बाकी हूँ का पैसा, तो न्यायालय में इस बात को न्यायालय ग्रह करेगी कि हाँ गा के द्वारा पैसा का को दे है, और वहीं तुरंत खा को गलत साबित कर देगी न्यायालय, या गा के बयान को, गा का यह कथन कि लगान अभी उस पर बाकी है, ये पूरी तरह से खा को झूठा साबित करने के लिए पर्याप्त है, और न्यायालय इस साक्ष्य को ग्रह करेगा, और यह बात स्पष्ट हो जाती है कि खा के द्वारा गा से लगान नहीं वसूला गया और गा झूठ बोल रहा है जब गा ये कह देता है कि अभी लगान बाकी है। खा को दोषी ठहराने के लिए इसका प्रमाणिक करना आवश्यक है कि गा के द्वारा जो कहा जा रहा है वो सही कहा रहा है, न्यायालय उसको एक्सेप्ट करेगी। खा को दोषी ठहराने के लिए गा के द्वारा जो कहा जा रहा है उस बात का प्रमाणिक होना चाहिए, और वो तभी खा को दोषी ठहराया जा सकेगा। यहीं समाप्त होती है धारा 19, और धारा 20 की लेक्चर अगली होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 की लेक्चर। धारा 20 कहता है कि वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे अगली धारा में। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। अगर आपको लगता है कि ये और भी व्यक्तियों के काम की है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।